हेलो दोस्तों। कल हमने बात की थी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो कि आपके क्लॉज नंबर 209 से लेकर 214 के बीच में थे, जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आज भी हम उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से वापस स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके 21 है, एनीथिंग सेंड अकॉर्डिंग टू एनी एंकेटमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इज प्रोहिबिटेड। यानी कि कोई भी ऐसा आर्टिकल है जो कि आपके जो लॉ चल रहा है, यानी कि जो उस समय कानून चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर भेजा जाता है तो उसको क्या निषेध माना जाता है। ठीक है, तो ये आप ही बताइए। अगर हम कोई आर्टिकल अगर मान लो हम भेजते हैं, तो आर्टिकल अगर किसी लॉ के हिसाब से भेजते हैं, ये जैसे हमारा आर्टिकल है, ये हमने उस पर प्रॉपर एड्रेस लिखा, उसके अंदर जो भी भेजते हैं कंटेंट भेजते हैं वो भी एक तरह से सही लिखा, यानी कि कोई मैसेज लिखा हमने, वो भी लॉ के अकॉर्डिंग भेजा गया है, तो उस आर्टिकल को हम भेजेंगे तो वो आर्टिकल जो बुक हो जाएगा वो आराम से बुक हो जाता है, क्योंकि वो लॉ के हिसाब से आपके बुकड है। यानी कि ऐसा कोई आर्टिकल जो कि लॉ के अकॉर्डिंग भेजा जाता है तो उसको हम बुक करते हैं, वो आगे पहुंच जाता है रिसीवर के पास। यदि वो आर्टिकल है उसके अंदर कोई एक ऐसा कंटेंट है जो कि आपकी प्रोहिबिटेड है, यानी कि जैसे मान लो कोई लिविंग क्रिएचर है, वो भेजा गया है, वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, तो उसको हम नहीं भेज पाएंगे, तो वो प्रोहिबिटेड होगा। यदि वो लॉ के अकॉर्डिंग अगर उसको भेजा जा रहा है तो वो बुक होगा, यानी कि वो आगे भेजा जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपके हो जाएगा फॉल्स, यानी कि ये जो कथन है वो है आपके गलत। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वैल्यू ऑफ गोल्ड कॉइन्स और बुलियन और बोथ अबो विच इज प्रोहिबिटेड। यानी कि कौन सी वैल्यू के बाद जो आपके गोल्ड कॉइन और बुलियन की जो वैल्यू है वो आपके बुक नहीं की जाती। तो वो पहले जो वैल्यू थी वो आपकी थी 20,000। ठीक है, पहले के अकॉर्डिंग, यानी कि पुराने जो सिलेबस में थी वो आपके 20,000 थी। अभी जो सिलेबस में वो आपके है कितना? 1,00,000 रुपीज़, यानी कि 1,00,000 रुपीज़ की गोल्ड बुलियन या फिर गोल्ड कॉइन जो है वो आपके अभी बुक हो सकती है 1,00,000 रुपीज़ की वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बनाना कैन बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट। अब बनाना को डाक के द्वारा भेजा जाता है, नहीं भेजा जाता, वो देखते हैं। तो बनानास को हम क्या करते हैं? बुक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक डिजीज होती है। वो कौन सी होती है? वो होती है आपके बंची टॉप मुसेक। ठीक है, तो ये जो डिजीज होती है आपके बनाना को किसी डाक के अंदर भेजने के दौरान होती है, यानी कि इसके अंदर एक एक तरह से कीड़े लग जाते हैं, उसको हम बोलते हैं बंची टॉप मुसेक। ठीक है, तो हम इसको नहीं भेज पाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बनाना कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, तो ये तो आ जाएगा फॉल्स। और उससे जो डिजीज होती है वो भी हमने बता दिया कौन सी डिजीज होती है, तो उसका भी आप थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछे जाते हैं बनाना क्यों नहीं भेजा जाता, तो उसके अंदर जो है बंची टॉप मुसेक एक नामक जो बीमारी होती है वो होती है, जिसके कारण हम बनाना को नहीं भेज पाते। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है फॉल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 24 आ गया आपके, ट्रांसमिशन ऑफ बनाना इज प्रोहिबिटेड बाय लेटर एंड पोस्ट ड्यू टू विच डिस्ट्रक्टिव डिजीज। अब इसके बारे में डिस्ट्रक्टिव हमने पहले पढ़ लिया था, पिछले जो क्वेश्चन में था उसमें कौन सी बीमारी होती है? बंची टॉप मुसेक के बारे में। अब जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आइस आइसेरिया बर्चेसी, ये आपकी एक तरह से इंसेक्ट होता है। ठीक है, और इंसेक्ट होने के कारण इसको क्या क्या करते हैं? प्रोहिबिटेड, ये भी एक तरह से निषेध आर्टिकल ही होता है, प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स होते हैं ये भी। फिर साथ ही साथ सेंजोस होता है, वो एक तरह से आप मान लो भांग हो गया, गांजा हो गया, इसको सेंजोस को माना जाता है। ठीक है, तो इसको भी नहीं भेजा जाता, तो ये भी प्रोहिबिटेड होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों के बारे में हम बता दिया। इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बंची टॉप मुसेक, जो कि बनाना के द्वारा होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पोस्ट मास्टर सस्पेक्ट कंटेन आर लाइकली टू इंजोर मेल्स और हार्म स्टाफ। यानी कि पोस्ट मास्टर को अगर लगता है जो आर्टिकल है उसके अंदर जो कंटेन है वो किसी हमारे पोस्टल स्टाफ को इंजरी पहुंचा सकता है, या फिर जो दूसरे मेल है उसको इंजरी पहुंचा सकता है, तो उस आर्टिकल का वो क्या करता है? तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला डिटेन द सस्पेक्टेड आर्टिकल, यानी कि उस आर्टिकल को हम एक तरह से संदेशात्मक के रूप में देखते हैं, और उसके बाद जो उसका केस जो होता है वो हम हेड ऑफ सर्कल को भेजते हैं उनके ऑर्डर के लिए। तो पहला भी इसमें सही है और दूसरा ऑप्शन भी सही है, तो दोनों इसके सही हो जाएंगे। फिर जो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बोथ द अबव, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। तो आपको बात समझ में आ गई कि अगर कोई आर्टिकल है जिसको पोस्ट मास्टर को लगता है कि इसके अंदर अगर जो कंटेन है वो मेल्स को नुकसान पहुंचाना या फिर स्टाफ को नुकसान पहुंचाने लायक हो सकता है, तो उसको डिटेन कर देते हैं, वही रोक देते हैं। फिर जो उसका केस जो है वो हेड ऑफ सर्कल को
आगे के जो आदेश होते हैं उनके लिए रोका जाता है। ठीक है, जो आगे के जो आदेश हो गए वो आ गए, उसके बाद उसके ऊपर जो कार्रवाई की जाती है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एनी आर्टिकल्स फास्टन विद पिंस इज फाउंड एट ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। अब इसमें क्या केस आता है, केस आते हैं कोई आर्टिकल होता है उसके ऊपर गलती से कभी कभी कस्टमर क्या करते हैं, आपके पिन लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे आर्टिकल्स पे बुकिंग तो होती नहीं है, तो ऐसे केसेस आते हैं कभी कभी पोस्टिंग में। यानी कि मान लो आर्टिकल हमको पता चल गया पोस्टिंग के दौरान कि उसके ऊपर पिन लगी हुई, तो वो आर्टिकल को क्या करते हैं हम वापस रिटर्न टू सेंडर, यानी कि आपके सेंडर को वापस दे देते हैं। यदि वही आर्टिकल ट्रांसमिशन में मिल जाए, ठीक है, ट्रांसमिशन यानी प्रेषण के दौरान मिल जाए, ट्रांसमिशन के दौरान मिल जाए तो उस आर्टिकल को क्या करते हैं हम पहले भेजते हैं आरएलओ। लेकिन आरएलओ भेजने से पहले उसके क्या करते हैं, पिन को रिमूव करते हैं, पिन रिमूव फर्स्ट देन सेंड टू आरएलओ। आरएलओ को भेजने के बाद वो कहाँ होता है, वो आरटीएस भेजता है। ठीक है, रिटर्न टू सेंडर होता है। यानी कि अगर ऑफिस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो वो रिटर्न टू सेंडर करते हैं, वापस दे देते हैं पिन अगर लगी हुई है। ट्रांसमिशन में मिलता है तो सबसे पहले पिन को रिमूव किया जाता है, फिर आरएलओ के थ्रू उसको रिटर्न टू सेंडर किया जाता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? तो चलते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है आर्टिकल फास्टन विद पिंस इज फाउंड एट ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में वो आर्टिकल क्या होता है, रिटर्न टू सेंडर होता है, तो रिटर्न टू सेंडर आपके ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आगे आपके क्वेश्चन नंबर 27, इफ एनी आर्टिकल्स फास्टन विद पिंस इज फाउंड इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब अगर ट्रांसमिशन के दौरान यानी प्रेषण के दौरान अगर वो मिलता है तो सबसे पहले पिन इज रिमूव्ड फ्रॉम दी आर्टिकल, फिर उसको भेजा जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा, आरएलओ को भेजा जाएगा, बाद में उसको रिटर्न टू सेंडर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिक्विड कंसिडर्ड इनफ्लेमेबल एंड प्रोहिबिटेड हैविंग अ फ्लैशिंग पॉइंट। अब कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जिनका एक फ्लैशिंग पॉइंट होता है, यानी कि उस फ्लैशिंग पॉइंट के बाद वो जो आर्टिकल है वो जलने लग जाता है, या फिर वो जो कंटेन है वो जलने लग जाता है, वो भी कौन से लिक्विड केसेस में। तो उनकी जो क्षमता होती है, फ्लैशिंग पॉइंट होता है, वो आपके 200 फ़ारेनहाइट से बिलो होना चाहिए, उसके बाद होती है वो तो आग लग जाती है। ठीक है, बिलो 200 फ़ारेनहाइट होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। विच आर इंक्लूडेड इन एक्सप्लोसिव प्रोहिबिटेड टू बी सेंड बाय पोस्ट, यानी कि कौन से आर्टिकल्स या फिर कौन से जो एक्ट्स है उसके अंदर एक्सप्लोसिव को टर्म किया गया है। तो पहला ऑप्शन है डिफाइंड इन इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट 1884, सेकेंड है डिफाइंड इन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908, तीसरा है मैचेस एंड ऑल ऑफ दी वो। तो एक्सप्लोसिव जो है वो उसको डिफाइन किया गया है पहला, जो वो सही है। इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट जो है 1884 के अकॉर्डिंग, उसको उसके अकॉर्डिंग अगर कोई आर्टिकल है उसमें अगर इसके अकॉर्डिंग वो होता है तो वो एक्सप्लोसिव माना जाता है। दूसरा ऑप्शन भी आपके राइट है कि वो अगर एक्ट जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट है 1908 है उसके अकॉर्डिंग होता है तो अभी उसको एक्सप्लोसिव माना जाता है। अगर मैचेस है, अगर माचिस है तो उसको भी एक तरह से एक्सप्लोसिव माना जाता है, और इन आर्टिकल को क्या किया जाता है, निषेध आर्टिकल माना जाता है, यानी कि प्रोहिबिटेड आर्टिकल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी न्यूज़पेपर इज प्रोहिबिटेड इफ इट डज नॉट कंप्लाई विद। ऐसा कोई आर्टिकल जो कि न्यूज़पेपर यानी कि न्यूज़पेपर की श्रेणी में आते हो, लेकिन वो अगर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 के अकॉर्डिंग अगर नहीं है तो उनको क्या माना जाएगा, निषेध माना जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई न्यूज़पेपर है जो कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर मान लेते हैं, अगर वो प्रेस एंड रजिस्टर्ड ऑफ बुक एक्ट 1867 के अकॉर्डिंग अगर नहीं है तो उन आर्टिकल को क्या माना जाता है, प्रोहिबिटेड आर्टिकल माना जाता है। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ट्रांसमिशन ऑफ बर्ड्स स्किन फैदर बिटवीन पोर्ट बेयर एंड नैन कोरी इज प्रोहिबिटेड बिटवीन। प्रोहिबिटेड तो होता है नैन कोरी के बीच में और पोर्ट बेयर के बीच में, जो ट्रांसमिशन ऑफ बर्ड स्किन है या फिर फैदर है, पंखों का जो प्रेषण होता है एक जगह से दूसरी ओर, वो तो बंद है, लेकिन कुछ छूट मिलती है। किसमें, पहला तो है फैदर ऑफ ऑस्ट्रिच, ये सही है, आपके शुतुरमुर्ग के जो पंख होते हैं उसमें उनको छूट मिलती है, वो उनके ट्रांसमिशन को कर सकते हैं। दूसरा है बोनाफाइड नेचुरल हिस्ट्री स्पेसिमेन, यानी कि कुछ पुरातत्व जो हिस्ट्री होती है, बोनाफाइड एक तरह से बोलते हैं पुराने जो तत्व होते हैं
इनके हिस्ट्री के, वो उनको शो कर सकते हैं, पुराने मतलब जैसे कोई बना रखा हो उनको, तो उनको शो कर सकते हैं। लेकिन तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तीसरा ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि तीसरा ऑप्शन बनता है फैन से, यानी कि पंखों से, उनके पंखों से बनता है। मैन्युफैक्चर आर्टिकल्स लाइक फैन, एक तरह से हम बोलते हैं जैसे कोई हाथी के दांत आते हैं, वो कोई गले में लगा लेते हैं, वो प्रोहिबिटेड है। वैसे वैसे कुछ आर्टिकल्स ऐसे बनते हैं जो कि उनके पंखों से बनते हैं, वो भी क्या होता है? प्रोहिबिटेड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एंड बी इज द राइट आंसर, यानी कि वो शुतुरमुर्ग के पंखों को भी भेज सकते हैं और बोनाफाइड नेचुरल हिस्ट्री स्पेसिमेन को भी भेज सकते हैं। तो 31st का आंसर होगा आपके डी, यानी कि ए एंड बी ओनली। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ लिक्विड अदर देन स्प्रिट एंड टर्पेन इज इनफ्लेमेबल इफ द फ्लैशिंग पॉइंट इज बिलो। ये पहले भी किया था हमने। कितना होता है फ्लैशिंग पॉइंट? आपके 200, ठीक है, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। रूल गवर्निंग जनरल प्रोविजन ऑन आर्टिकल इज। अब रूल गवर्निंग, अब आर्टिकल ये तो आपको थोड़े थोड़े तो याद करने ही है। अब सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 198 की। रूल नंबर 198 है जो कि आपके ऑफिशियल आर्टिकल के बारे में होता है, ठीक है, ऑफिशियल आर्टिकल्स जो होते हैं उनके बारे में होता है। फिर रूल नंबर जो 207 है वो आपके होता है जो हायर ऑफिशियल के साथ जो पीए होते हैं या फिर उनके साथ जो कर्मचारी होते हैं, उनको अगर कोई डाक पहुंचती है, जैसे कैंप बैग के बारे में आप 206 को क्लॉज में पढ़ेंगे, तो उसी के साथ साथ 207 में ये लिखा गया है कि अगर कोई प्रेसिडेंट के साथ, मान लो प्रेसिडेंट के साथ कोई कर्मचारी है, कोई भी विभाग का हो सकता है वो, अगर उनके नाम से कोई डाक जाती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है, वो आपके क्लॉज नंबर 7 में बताया गया है। क्लॉज नंबर 9 आपके आ गया जनरल रूल्स के बारे में, ठीक है, जनरल प्रोविजन के बारे में। और आपके क्लॉज नंबर 214 जो है, 214 आपके आ जाता है, यानी कि किसी आर्टिकल पर एड्रेसी के साइड में आप कुछ भी एड्रेस लिख देते हो या फिर कुछ भी नाम लिख देते हो जिसके कारण उस आर्टिकल को पढ़ नहीं पाते, तो उस आर्टिकल का क्या किया जाता है, यानी कि प्रॉपर एड्रेसिंग ना होकर उस आर्टिकल पे कुछ भी ऐसी चीज़ें करना जिसके कारण वो आर्टिकल वापस रिटर्न टू सेंडर हम कर पाते हैं, यानी कर देते हैं। तो ये रूल नंबर किस में आता है? 214 में आता है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है जनरल प्रोविजन के बारे में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? रूल नंबर 209 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लॉटरी टिकट्स एंड प्रपोजल कैन बी सेंड थ्रू। अब लॉटरी टिकट और प्रपोजल जो है वो प्रोहिबिटेड होते हैं, यानी कि निषेध आर्टिकल होते हैं। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा, अगर वो सरकारी होते हैं, अगर वो सरकार द्वारा उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उनको क्या करते हैं? हम भेज सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, इफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज या ऑथराइज, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज होता है या फिर ऑर्गेनाइज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर क्लॉज 209 ऑफ पोस्ट गाइड पार्ट 1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड आर्टिकल। अब इनके 209 क्लॉज के अकॉर्डिंग कौन से आर्टिकल जो कि निषेध आर्टिकल नहीं है? तो इसका आंसर देखिए, पहला इन्फ्लेमेबल आइटम जो है वो हमने पढ़ा था, जिसका फ्लैशिंग पॉइंट 200 के बिलो होना चाहिए, तो ये तो आपके एक तरह से प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स में आ गया, तो ये तो आपके रॉन्ग हो गया। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू लॉटरी, ये भी आपके क्या होता है? प्रोहिबिटेड आर्टिकल होता है, आप उसको प्रचार नहीं कर सकते किसी आर्टिकल पे। तीसरा है आपके ऑयल एंड सब्सटेंस। चौथा है लिविंग क्रिएचर, आप लिविंग क्रिएचर भी नहीं भेज सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके लिक्विड एंड ऑयल सब्सटेंस भेज सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ नियम्स होते हैं, वो नियम्स पे आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो आपके आंसर होगा वो होगा क्या? लिक्विड एंड ऑयल सब्सटेंस, उसके बारे में देखेंगे बाद में। तो अभी इतना ही देखते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर जनरल प्रोविजंस। जनरल प्रोविजन जो कि क्लॉज नंबर 209 में है, उसमें ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं उसमें से कौन सा जो पॉइंट है वो लागू नहीं होता, यानी उसके अंदर नहीं है। पहला, एनी शार्प इंस्ट्रूमेंट नॉट प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड, कोई भी आर्टिकल है जिसके कोने जो हैं वो शार्प हैं, उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया है, तो वैसे आर्टिकल्स को क्या करते हैं? वो प्रोविजन में मानते हैं। तो ये आंसर आपके सही है, पहला आपके सही है। दूसरा, टिकट प्रपोजल एंड एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू लॉटरी, ये भी आपके जनरल प्रोविजंस में आते हैं, यानी कोई भी लॉटरी से संबंधित टिकट होता है उसका विज्ञापन नहीं कर सकते आप। तीसरा, न्यूज़पेपर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द रूल्स लेड इन द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट 1867 हैव नॉट कंपाइल्ड विद, यानी कि अगर कोई न्यूज़पेपर है
वो 1867 जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं है तो उसको भी आपके जनरल प्रोविजन में आता है। तो आपके सी ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन आपके कौन सा है? डी, यानी कि आंसर इसका क्या है? डी है। और ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे? इसमें आते हैं। इसमें बता रखा है कि कौन सा नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। अब ये किस में आता है? ओपीएम हो गया, मॉर्फियम हो गया, बिटवीन टू प्लेसेस, यानी कि ये लोकल प्रोविजंस में आता है, आपके क्लॉज नंबर 210 में आता है। ठीक है, लोकल प्रोविजन के बारे में भी आपको पढ़ना है, जनरल प्रोविजन के बारे में भी पढ़ना है, जो कि क्लॉजेज होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनी आर्टिकल सस्पेक्टेड टू कंटेन प्रोहिबिटेड गुड्स देन इट विल बी फॉरवर्ड मार्क डैश टू द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन। यानी कि कोई एक ऐसा आर्टिकल जिसके ऊपर आपको संदेह होता है कि इसके अंदर कुछ ऐसा कंटेन है जो कि आपके प्रोहिबिटेड हो, यानी कि निषेध आर्टिकल हो, तो ऐसे आर्टिकल्स को आप क्या लिख के भेजते हैं? तो ऐसे आर्टिकल को हम लिख के भेजते हैं डाउटफुल, जो कि आपके ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में आता है। ठीक है, डाउटफुल आप लिख के भेजते हैं, ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन में वहाँ पहुँचता है। उसके बाद जो कर्मचारी हैं यानी कि पोस्ट मास्टर है, वो जो आपके रिसीवर है उनको बुलाते हैं और वहाँ पर वो आर्टिकल उनके सामने उनके प्रेजेंस में वो खुलता है। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल गवर्निंग द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स। ये जो क्लॉज है ये आपके क्लॉज होता है 212। ठीक है, 210 के बारे में बात कर ली, 209 के बारे में बात कर ली, 214 के बारे में बात कर ली, 212 के बारे में बात कर ली, तो 212 ऑफ पीओ गाइड फर्स्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी पोस्टल आर्टिकल विच कंटेन सस्पेक्टेड गुड विल बी फॉरवर्डेड मार्क डाउटफुल। अगर डाउटफुल मार्क कोई आर्टिकल है आपके ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन में पहुंचता है, तो वो क्या आर्टिकल? वो आर्टिकल आपके पोस्ट मास्टर के प्रेजेंस में खुलता है, और उसके साथ साथ कौन होता है? वहाँ कस्टमर भी होता है, जो रिसीवर होता है वो भी वहीं मौजूद होता है, उनके सामने वो आर्टिकल खुलता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? कौन से ऑफिस के जो वहाँ पर गंतव्य, वहाँ पर कहाँ पहुँचता है? तो ये ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पोस्टल आर्टिकल विल नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट अनलेस एंड अनटिल द कस्टम ड्यूटी पेएबल हैज बीन पेड। यानी कि कौन सी ऐसी डाक वस्तुएं हैं जिसके ऊपर कस्टम अगर ड्यूटी लगती है तो उन आर्टिकल को आगे नहीं भेजा जाता है? तो कॉइन ऑन बुलियन हो गए, या फिर ज्वेलरी हो गई, या प्रीशियस मेटल हो गए, या फिर सारे हो गए। तो ऐसे आर्टिकल्स क्या होते हैं? कॉइन्स और बुलियन जो होते हैं उनके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी लगती है, आपके ज्वेलरी के ऊपर भी कस्टम ड्यूटी लगती है, और प्रीशियस स्टोन के ऊपर भी आपके जो है वो कस्टम ड्यूटी लगती है। तो ये सारे आंसर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हो गए। अब बात करते हैं आपके टॉपिक से हटके आपको, यदि आपको एमसीक्यूज जो हम करवा रहे हैं उसकी पीडीएफ चाहिए, या फिर आपको एमसीक्यूज चाहिए जो जीके है प्रीवियस ईयर की उसके बारे में, एमसीक्यूज चाहिए आपको मैथमेटिक्स के बारे में के लिए, या फिर आपको एमसीक्यूज चाहिए किसके? जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनके आपके एमसीक्यूज चाहिए, आपके लगभग जो प्रीवियस ईयर के वो आपको प्रोवाइड होंगे 221 यानी से लेकर 225 के बीच में, यानी 2021 से 2025 के बीच में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आपके जो एग्जाम्स में आ रखे हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, इंपॉर्टेंट जो जीके है वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, और इंपॉर्टेंट जो मैथ्स है वो भी आपको प्रोवाइड होगी। यदि आपको इन सब के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मैसेज कर सकते हैं हमको पर्सनली। ठीक है, तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जो मटेरियल है वो कैसे आपको मिलेगा उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे, और साथ ही साथ अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप इस चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि यहाँ पर कैसी कैसी क्लासेस चल रही हैं वो आपको भी पता है, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और थैंक यू सो मच।